हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज इस वीडियो में हम लोग रसायन में आगे के जो भी टॉपिक्स हैं उन पे डिस्कस करेंगे। हम लोग आज रसायन का ऐतिहासिक महत्व के बारे में पढ़ेंगे, इसका क्या प्रयोजन है, इसका क्या उद्देश्य है और इसके प्रयोग से क्या फल मिलेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। मानस रोगों में रसायन की क्या उपयोगिता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और रसायन के सेवन से जो लाभ सूत्र है क्या हमें लाभ सूत्र मिलेगा इसके बारे में देखेंगे। रसायन का प्रयोजन एवं फल, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम्स में अगर आता है रसायन के बारे में तो आपको लिखना ही है। इसका ऐतिहासिक महत्व, इस पे एक लंबा टॉपिक है, इस पे कभी कभी 10 नंबर में या 15 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। मानस रोगों में रसायन की क्या उपयोगिता है, इस पे एक अलग से 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। और रसायन सेवन से लाभ सूत्र, इस पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम इन 4 टॉपिक्स के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे भी आपको कई तरह के टिप्स, ट्रिक्स एंड निमोनिक्स प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रसायन का ऐतिहासिक महत्व। तो रसायन चिकित्सा को अष्टांग आयुर्वेद ने एक स्वतंत्र अंग स्वीकार किया है, और रसायन का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना आयुर्वेद शास्त्र का उद्भव और ज्ञान। प्रागवैदिक काल से आधुनिक काल तक इसकी परंपरा अविच्छिन्न रूप से चली आ रही है, और समय अनुसार इसके जो प्रारूप हैं, इसके जो वर्जन्स हैं, उसमें हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य होते रहे। सबसे जो विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, उसमें भी रसायन संबंधी अनेक संदर्भ उपलब्ध होते हैं, और सभी संहिता एवं संग्रह ग्रंथों में भी इसका विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है। बृहत्त्रयी एवं लघुत्रयी में भी रसायन चिकित्सा को विभिन्न प्रकार एवं अनेक रसायन युगों का विस्तृत वर्णन है। आधुनिक समय में देखा जाए तो रसायन चिकित्सा जो है वो स्वतंत्र प्रारूप जो है उसका वो लुप्त है, होता जा रहा है, और इसको काय चिकित्सा विषय में जो है उसको आत्मसात किया जा रहा है। और समय के साथ रसायन चिकित्सा जो है वो काय चिकित्सा का ही एक प्रारूप समझी जाने लगी है। तो ये इसका एक ब्रीफ था। ठीक है, रसायन के ऐतिहासिक महत्व को निम्न प्रकार से कालानुसार विभाजित कर दिया गया है इसको अच्छे से समझने के लिए। तो यहाँ पे 7 काल में विभाजित किया गया है। पहला है प्रागवैदिक काल, दूसरा है वैदिक काल, तीसरा है पौराणिक काल, चौथा है महाकाव्य काल में रसायन चिकित्सा, पांचवा है संहिता काल में रसायन चिकित्सा, छठा है संग्रह काल में रसायन चिकित्सा, और सातवां है आधुनिक काल मतलब मॉडर्न टाइम में जो रसायन चिकित्सा है उसका महत्व। तो हम इनको पॉइंट वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रागवैदिक काल में रसायन चिकित्सा। सबसे पहले देखते हैं प्रागवैदिक काल में रसायन चिकित्सा। जो प्रागवैदिक काल है ये मानव सभ्यता का सबसे प्राचीनतम काल है। इस काल में जितने भी साहित्य हैं या जो भी रचनाएं लिखी गई हैं उनका अभाव है। तो इस काल में जो संबंधित साहित्य है उसके अभाव होने से इस काल में रसायन चिकित्सा से संबंधित संदर्भ तो प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु इतना अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है कि मानव जीवन की उत्पत्ति काल से ही मनुष्य में दीर्घायु प्राप्त करने की इच्छा अवश्य रही है। अतः मनुष्य अवश्य ही कुछ उपाय और औषधियों का प्रयोग रसायन के रूप में करता रहा होगा। और ये जो तर्क है, ठीक है, इसी तर्क के आधार पे ये पता लगाया जा सकता है कि अगर जो मनुष्य है वो अपनी आयु बढ़ाने के लिए औषधियों का प्रयोग या कुछ विधियों का प्रयोग करता होगा, सो उन्हें भी जो है रसायन के अंतर्गत माना जा सकता है। तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस वक्त भी रसायन से संबंधी कुछ जो चीज़ें हैं, जो चिकित्साएं हैं या जो कुछ विधियां हैं वो यूज़ की जाती होंगी। ओके, फिर प्रागवैदिक काल के बाद जो काल आता है वो है वैदिक काल। इस काल में वेदों की रचना हुई। और वैदिक काल मानव जीवन से संबंधित साहित्य रचनाओं का सबसे प्राचीनतम काल है। इस काल से ही जो वेदों की रचना हुई है। ठीक है, विश्व के प्राचीनतम ग्रंथों में ग्रंथ वेदों में रसायन संबंधित अनेक संदर्भ उपलब्ध होते हैं या प्राप्त होते हैं। यद्यपि जो सुव्यवस्थित रूप में रसायन का वर्णन तो प्राप्त नहीं होता, ठीक है, परंतु यत्र तत्र प्रकीर्ण रूप से अनेक संदर्भ उपलब्ध होते हैं। वेदों में दीर्घायु प्राप्ति के लिए अनेक सूक्त प्राप्त हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में अनेक स्थलों पर दीर्घायु प्राप्ति हेतु आयुर्वर्धक और जरानाशक औषधियों तथा उपायों का
प्रयोग का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में रसायन संबंधी सबसे अधिक वर्णन है और ऋग्वेद में 2 सूक्त मिलते हैं, ठीक है, जिनमें यह स्पष्ट कहा गया है कि अश्विनी कुमारों ने कली नामक ऋषि तथा घोषा नामक ऋषि पत्नी को रसायन चिकित्सा से आयुष प्रदान कर जरा मुक्त कर दिया था। ठीक है, तो ये भी है एक तरह से जो उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, ठीक, कहानी के द्वारा ये बताया गया। इससे ये पता चलता है कि उस वक्त भी रसायन चिकित्सा रही होगी। अथर्ववेद के अनेक सूक्तों में आचार रसायन संबंधी एवं रसायन चिकित्सा से आयुष प्राप्ति संबंधी वर्णन प्राप्त होता है। वेदों में वर्णित अनेक मंत्र रसायन प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। अथर्ववेद में देखा जाए तो अथर्ववेद के अनेक सूक्तों में मनुष्य के लिए दीर्घायु की कामना है, ठीक है, जो कि रसायन चिकित्सा का ही एक प्रारूप है। ठीक है, जैसे जो मंत्र है, जैसे ओजो अयस्योजो में दाह स्वाहा, सहो असी सहो में दाह स्वाहा। ठीक है, तो ये मंत्र है। और भी उल्लेख है, जैसे अथर्ववेद में रोहिणी, जीवंती, त्रायमाणा, साहमाना आदि अनेक औषधियों को आयुष्य कहा गया है। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में जीवेम श्रद्धा शतम, इस भाव को दीर्घायु की कामना वाले अनेक सूक्त उपलब्ध होते हैं। ये हो गया वैदिक काल में रसायन चिकित्सा। ठीक है, मैंने ओरली बता दिया है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने लिख दिया है, तो इतना आप लिख देंगे तो पर्याप्त होगा। फिर इसके बाद देखते हैं पौराणिक काल में रसायन चिकित्सा। तो पुराणों को कुछ लोग पंचम वेद के रूप में भी स्वीकार करते हैं। गरुड़ पुराण में चिकित्सा संबंधी विषय अध्याय 146 से 200 तक उपलब्ध होते हैं। ठीक, इसमें रसायन चिकित्सा का भी उल्लेख किया गया है। अग्नि पुराण में सिद्ध औषध एवं सर्वरोगहर औषधि के रूप में भी रसायन का वर्णन मिलता है। ठीक है, अग्नि पुराण के अध्याय 285 में मृत संजीवनी का वर्णन है। इसके अतिरिक्त 286 में अनेक रसायन युगों का वर्णन किया गया है। भगवत पुराण में भी मनुष्यों को दीर्घायुष प्रदान करने वाले अनेक प्रयोगों का वर्णन है। राजा शांतनु ने इसी चिकित्सा विद्या का प्रयोग अनेक वृद्ध पुरुषों को युवावस्था प्रदान करने हेतु किया था। छंदोग्योपनिषद में दीर्घायुष प्राप्ति संबंधी वर्णन उपलब्ध होता है। तो ये सब जो हैं, ये सब एविडेंसेस हैं कि पौराणिक काल में भी जो है वो रसायन चिकित्सा का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं महाकाव्य काल में रसायन चिकित्सा। तो श्रीमद् भागवत तथा वाल्मीकि कृत रामायण में संतान प्राप्ति तथा दीर्घायुष प्राप्ति के लिए अनेक मंत्रों का वर्णन मिलता है। संतान प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने भी यज्ञ कराया था। ब्रह्म संहिता में भी अनेक रसायन योगों का वर्णन है। ब्रह्म संहिता में वर्णित अम्लकायस ब्रह्म रसायन नामक 2 योग चरक संहिता में भी वर्णित होते हैं। अश्विनी कुमार कृत चिकित्सा सार एवं नाड़ी परीक्षा नामक ग्रंथ चर्णपराश रसायन का उल्लेख मिलता है। इंद्र देवता द्वारा रचित बलभित संहिता के अनेक रसायन योगों तथा आचार रसायन संबंधी वर्णन प्राप्त होता है। रामायण में सुषेण नामक वैद्य का उल्लेख है, जो मृत संजीवनी नामक औषध का प्रयोग करते थे, जो एक रसायन योग ही है। ठीक है, इसके अतिरिक्त रामायण में दीर्घायु प्राप्त करने वाले अगस्त ऋषि का भी उल्लेख, महाभारत में ब्रह्मपुत्र सनत कुमार के दीर्घायु युक्त होने तथा वृद्ध च्यवन ऋषि के पुनः युवावस्था प्राप्त करने के संदर्भ भी मिलते हैं। तो महाकाव्य जो रामायण और महाभारत का काल था, तो महाकाव्य काल मतलब जिस काल में रामायण और महाभारत की रचना हुई, ठीक है, ये उस काल की बात हो रही है। उस समय भी जो महाकाव्य लिखे गए उनमें भी रसायन का जो वर्णन है वो प्राप्त होता है, उनसे जो है एविडेंस मिलते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं संहिता काल में रसायन चिकित्सा। तो जितनी भी आयुर्वेद से रिलेटेड संहिता हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, इन सब का जो रचना है वो इसी काल में हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चरक संहिता की रचना हुई थी, जो आचार्य चरक ने लिखी थी, ठीक है, जो 2000 ईसा पूर्व, ठीक 2000 BC में लिखी गई। तो आचार्य चरक ने चरक संहिता उत्तरार्ध के प्रथम अध्याय में रसायन का विस्तृत वर्णन किया है। ठीक, उन्होंने पूरा विस्तार से बताया है और इस अध्याय को 4 पादों में विभक्त किया है। प्रथम पाद में 4, द्वितीय पाद में 31, तृतीय पाद में 16 और चतुर्थ पाद में 4 रसायन योग वर्णित किए गए हैं। आप सबके लिए क्वेश्चन है, वो 4 पादों के नाम बताइए और 4 पाद कौन कौन से हैं। आप लोग कमेंट में
बता सकते हैं। रसायन की जो सबसे प्रचलित परिभाषा है, लाभोपायो ही षष्टा नाम रसादि नाम रसायनम, ये महर्षि चरक की मौलिक देन है। और वातातपिक एवं कुटी प्रावेशिक रसायन सेवन की विधि विधान का भी विस्तृत वर्णन चरक संहिता में प्राप्त होता है। च्यवनप्राश रसायन का भी विशेष वर्णन चरक संहिता में प्राप्त होता है। महर्षि च्यवन ने इस रसायन का सेवन कर पुनः यौवनावस्था प्राप्त करके संदर्भ भी प्रस्तुत किया है। सो इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि आचार्य चरक के काल में रसायन चिकित्सा अपने शीर्ष स्वरूप में प्रचलित थी। फिर इसके बाद देखते हैं सुश्रुत संहिता में रसायन का वर्णन। सुश्रुत संहिता में चिकित्सा के 8 अंगों की गणना करते हुए सर्वप्रथम रसायन तंत्र की गणना की गई है। ठीक है, और इसकी भी जो रचना है सुश्रुत संहिता की, वो भी 2000 BC में आसपास हुई है। तो आचार्य सुश्रुत हैं, इन्होंने चरक की अपेक्षा रसायन को संक्षेप रूप में वर्णित किया है। चरक जितना विस्तृत नहीं किया, उसको संक्षेप कर दिया है। इसका संभवतः कारण ये हो सकता है कि जो चरक संहिता है वो काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है, और जबकि सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है। सुश्रुत संहिता में चिकित्सा के 8 अंगों की गणना करते हुए सर्वप्रथम रसायन तंत्र की गणना की गई है। जो आयुर्वेद के प्रथम प्रयोजन स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम तत्पश्चात व्याधि हरण की दृष्टि के अनुरूप ही है। मतलब कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण आतुरस विकार प्रशमनम चा, ठीक है, या तत्पश्चात व्याधि हरणम, दोनों को ही ये दोनों कंडीशंस में ये एप्लीकेबल है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 27 से लेकर 30 तक रसायन का वर्णन किया है। इसमें प्रथम 2 अध्याय में दिव्य रसायनों का वर्णन किया है, जो वर्तमान समय में अनुपलब्ध एवं संदेहास्पद है, जिन पे अभी रिसर्च चली है या जो अभी नहीं मिले हैं। एक रसायन है नैमित्तिक रसायन का सिद्धांत आचार्य सुश्रुत का मौलिक योगदान है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर सकते हैं आप लोग। ठीक, नैमित्तिक रसायन का सिद्धांत आचार्य सुश्रुत का मौलिक योगदान है। आचार्य सुश्रुत ने अनेक नवीन रसायन औषधियों का वर्णन किया है, जिनका वर्णन चरक संहिता में उपलब्ध नहीं होता है। आचार्य सुश्रुत जो संहिता लिखी थी सुश्रुत संहिता, ये चरक संहिता के बाद लिखी है। सो इसी कारण से इसमें और भी नई औषधियों को जोड़ा गया है। फिर इसके बाद वाग्भट संहिता में रसायन का वर्णन, जो कि 600 AD में लिखी है। आचार्य वाग्भट ने अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र अध्याय 49 एवं अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र अध्याय 39 में रसायन का वर्णन किया है। ठीक है, रसायन संबंधी विवेचन में आचार्य चरक का अनुसरण किया है। ठीक है, परंतु कुछ नवीन रसायन औषधियों यथा रसोन पलांडु आदि को भी सम्मिलित किया है। आचार्य वाग्भट ने विशेषता युवावस्था और मध्यावस्था में रसायन सेवन करने का विधान बताया है। ठीक, सो आचार्य वाग्भट जो है, इन्होंने संहिता लिखते वक्त कुछ जो रेफरेंस है वो आचार्य चरक से लिया था, और कुछ इन्होंने आयुर्वेद से रिलेटेड जानकारी वो आचार्य सुश्रुत द्वारा रचित सुश्रुत संहिता से प्राप्त की थी। थोड़ा बहुत इन्होंने अपना रिसर्च करके मिलाया था, जिससे उन्होंने एक नई संहिता की रचना की, जिसे वाग्भट संहिता कहते हैं। ठीक, इसमें इन्होंने रसायन का वर्णन किया, कुछ अपनी तरफ से भी रसायन औषधियाँ मिलाई, जैसे रसोन पलांडु आदि। तो ये हो गया संहिता काल में रसायन चिकित्सा। फिर इसके बाद देखते हैं संग्रह काल में रसायन चिकित्सा। ठीक है, तो संग्रह काल को मध्यकाल या टीका काल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस काल में संहिता ग्रंथों को आधार मानकर अनेक संग्रह ग्रंथों की रचना हुई। मतलब कि जो भी संहिता है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, इन संहिताओं को आधार बनाकर और भी ग्रंथ और संहिताओं की रचना हुई, जैसे सारंगधर संहिता, भेद संहिता, भाव प्रकाश, काश्यप संहिता, भैषज रत्नावली, चिकित्सा कलिका या रसेंद्र चूड़ामणि। ठीक है, आदि ग्रंथ इसमें प्रमुख माने गए। ठीक है, इन ग्रंथों में रसायन चिकित्सा का वर्णन प्राप्त होता है, जिसके कुछ संदर्भ यहाँ पे हैं, जैसे कि सारंगधर संहिता के पूर्व खंड अध्याय 4 में रसायन की परिभाषा दी गई है। लौह रसायन, शिलाजीत, शतावरी, बला तैल आदि अनेक रसायन युगों का वर्णन भी किया गया है। भेल संहिता में त्रिफला रसायन का वर्णन मिलता है। काश्यप संहिता कल्प स्थान में रसायन एवं वाजीकरण विषय का वर्णन किया गया है। तीष्टाचार्यकृत चिकित्सा कलिका ग्रंथ में ताम्र रसायन का भी वर्णन किया गया है। भैषज रत्नावली में रसायन एवं वाजीकरण को 2 भिन्न भिन्न अध्यायों में वर्णन किया गया है। भैषज रत्नावली में रसायन और वाजीकरण को 2 भिन्न अध्यायों में उसको डिस्क्राइब किया गया है।
ठीक है। सो ये हो गया संग्रह काल में रसायन चिकित्सा। और इसका जो टाइम है किस काल में या किस एडी में, तो ये 8 एडी से लेकर के 16 एडी तक वो संग्रह काल की रचना होती रही है। विभिन्न काल में 6-8 एडी से 16 एडी के बीच में विभिन्न टाइम में जो टीका काल है वो माना गया है। सो ये जो संग्रह काल है ये 8 एडी से 16 एडी के बीच माना गया है। ठीक है। और इस काल में विभिन्न समय में अनेक जो है टीकाकारों ने रचनाएं की, जैसे सारंग संहिता, भेल संहिता आदि रचनाओं का उद्भव हुआ। फिर इसके बाद देखते हैं आधुनिक काल में रसायन चिकित्सा। ठीक है, मतलब मॉडर्न समय में, आज के समय में जो रसायन चिकित्सा है वो क्या है, ठीक है, उसका महत्व क्या है। तो आधुनिक काल में आहार विहार व जीवन शैली के बदलते स्वरूप के कारण मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता का अत्यधिक ह्रास हो रहा है। ठीक है, जो भी इम्यूनिटी है मनुष्य की वो कमजोर होती जा रही है। अनेक व्यक्तियों में समय से पहले ही जराजन्य लक्षण उत्पन्न होने लगे, मतलब कि बुढ़ापा आने लगा है। ठीक है, जो उनकी धातुएं हैं वो क्षीण होने लगी है। इस अवस्था में रसायन चिकित्सा का प्रयोग अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होता है। स्वस्थ संरक्षण एवं रोग प्रतिषेध के साथ साथ व्याधि हरण के लिए विशिष्ट रसायन योगों का प्रयोग का निर्देश आचार्यों ने किया है। मतलब कि स्वास्थ्य का संरक्षण तो करता ही, इसके बाद रोग प्रतिषेध के साथ साथ रोगों को उत्पन्न होने से रोकना, उसके साथ साथ व्याधियों का हरण, मतलब कि चिकित्सा के लिए भी विशिष्ट रसायन योगों का जो निर्देश है वो आचार्यों ने किया है। नैमित्तिक रसायन के प्रयोग से शरीर में रसायन प्रभाव उत्पन्न होने के अतिरिक्त रोग विशेष का भी शमन होता है। लगातार प्रयोग करें, रसायन के प्रभाव तो होता ही होता है, उसके बाद रोग विशेष जो भी रोग है उसका भी शमन होता है। इसके अतिरिक्त मेद रसायन का आधुनिक युग में अत्यधिक प्रचार एवं प्रयोग किया जा रहा है। विभिन्न मानस विकारों में मेद रसायन के प्रयोग से आशातीत लाभ होता है। मतलब कि जितने भी मानस विकार हैं, कई तरह के मानस विकार हैं, उसमें अगर मेद रसायन का प्रयोग किया जाए, ठीक है, नॉट ऑल ऑफ देम बट जनरली मोस्ट ऑफ देम, सो उसमें भी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट प्राप्त होता है। वर्तमान समय में चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक अनुसंधान हो रहे हैं और आधुनिक विज्ञान मापदंडों के आधार पर रसायन औषधियों की कार्यमुक्ता एवं प्रभाव का पुनः विश्लेषण करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, आज के समय में चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सी रिसर्चेस हो रही हैं। ठीक है, तथा मॉडर्न वैज्ञानिक जो भी इक्विपमेंट है, जो भी रिसोर्सेज है, उसके आधार पर रसायन औषधियों की जो कार्यमुक्ता है और उनका जो प्रभाव है उसका पुनः से विश्लेषण और प्रभाव विश्लेषण का जो है करने का जो रिसर्च वो की जा रही है। से हो गया ये आधुनिक काल में रसायन चिकित्सा। और यहीं पे ये जो टॉपिक है रसायन का ऐतिहासिक महत्व ये समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, पॉइंट समझ में आए होंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, वो ओरली आपको बता दिए हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, एग्जाम्स में आता भी है ये। और अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आई तो 1 या 2 बार देखिए, आपको समझ में आएगी। सो ये हो गया रसायन का ऐतिहासिक महत्व। फिर इसके बाद देखते हैं रसायन का प्रयोग का प्रयोजन एवं फल। ठीक है, रसायन प्रयोग का प्रयोजन एवं फल, रसायन प्रयोग का क्या उद्देश्य है और उसका क्या फल होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आयुर्वेद के मुख्य 2 निम्न प्रयोजन बताए गए हैं। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर के विकार को शांत करना। उपरोक्त प्रयोजन द्वय में रसायन प्रथम प्रयोजन को संपूर्ण रूपेण सिद्ध करता है। ऊपर की जो प्रथम जो प्रयोजन है उसको कंप्लीट रूप से सेटिस्फाई करता है उस कंडीशन को। द्वितीय प्रयोजन को रसायन जो है गौण रूप से इनडायरेक्टली जो है सिद्ध करता है। तो जैसे जरा एवं व्याधिनाश रसायन का प्रयोग है एवं रसायन प्रयोग विधि से इनकी सम्यक प्राप्ति रसायन का फल है। जरा एवं व्याधिनाश रसायन का प्रयोजन है, मतलब कि बुढ़ापा नहीं आने देना, धातुओं को क्षीण होने से बचाना और व्याधियों का शमन करना, ये रसायन का प्रयोजन है। और इस प्रयोग विधि से इनकी सम्यक प्राप्ति रसायन का फल है। अगर हम रसायन को लगातार करेंगे तो इस जो व्याधिनाश और जरा है इसकी हमें सम्यक प्राप्ति हो सकती है। रसायन के विधि पूर्वक प्रयोग से दीर्घायु, उत्तम धारण शक्ति, आरोग्य, तरुण अवस्था, कांति, उत्तम वर्ण एवं स्वर, बल प्राप्ति, वाक सिद्धि, सौंदर्य
आदि श्रेष्ठ गुणों की प्राप्ति होती है। वय स्थापन अर्थात वार्धक्य के प्रभाव को रोकना, मेधा बुद्धि बल को बढ़ाना तथा रोगों का नाश करना, ये भी रसायन तंत्र के प्रयोजन के अंतर्गत आते हैं। रसायन का प्रयोजन शरीर के उत्तम रसादि धातुओं की प्राप्ति करना है। आहार रस से ही क्रमशः सभी धातुओं का पोषण होकर प्रशस्तम धातुओं की प्राप्ति से ही रसायन के सभी फलों को प्राप्त किया जाना संभव होता है। रसायन का जो प्रयोजन है वो शरीर में उत्तम रसादि धातुओं की प्राप्ति करना है। आहार रस से ही क्रमशः सभी धातुओं का पोषण होता है और प्रशस्तम धातुओं की प्राप्ति होती है। ठीक है, और प्रशस्त धातुओं की प्राप्ति से ही रसायन के सभी फलों को प्राप्त किया जाता सकता है। रसायन सेवन का प्रयोजन न केवल दीर्घायु की प्राप्ति है, अपितु रसायन से धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिसे पुरुषार्थ चतुष्टय कहा गया है, इसकी प्राप्ति भी है। और इनकी प्राप्ति का जो मुख्य आधार है वो उत्तम स्वास्थ्य ही है, जिसका अनुवर्तन रसायन सेवन से होता। ठीक, रसायन सेवन के महत्व एवं फल का प्रतिपादन करते हुए आचार्य चरक ने स्पष्ट किया कि जिस प्रकार देवताओं के लिए अमृत और नागों के लिए सुधा उनके अस्तित्व का आधार है, उसी प्रकार प्राचीन महर्षियों के लिए रसायन विधि उनके अस्तित्व का आधार था। रसायन आचार्य सुश्रुत ने रसायन के विधि पूर्वक प्रयोग से मृत्यु पाश में पड़े मनुष्य के प्राण संशय रहित हो जाने का वर्णन किया है, जो रसायन महत्व के फल को दर्शाता है। ठीक, आचार्य सुश्रुत ने रसायन के विधि पूर्वक प्रयोग से मृत्यु पाश मतलब कि मृत्यु शैया पर पड़े मनुष्य जो मरने ही वाला है, ठीक है, अत्यंत सीरियस है, उस मनुष्य में भी संशय रहित, ठीक है, उसको भी ठीक हो जाने का वर्णन किया है, जो रसायन के महत्व एवं फल को दर्शाता है। ठीक है, इसके सेवन से दरिद्रता का नाश, दीर्घायु, राज्य प्राप्ति, शुभ कार्यों में प्रवृत्ति होती है। पुनः आचार्य सुश्रुत ने रसायन सेवन की फलश्रुति में यहाँ तक उल्लेख किया है कि विधि पूर्वक रसायन सेवन से जो यव पिपली और मधु का वर्णन है, ठीक है, मनुष्य को बिना गुरु के ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात मनुष्य मेधा धृति और बुद्धि और इंद्रिय शक्ति में संपन्न हो जाता है। औषध आहार विहार परक रसायन के साथ साथ आचार रसायन के सेवन से भी रसायन सेवन के सभी फलों की प्राप्ति होती है। आचार्य सुश्रुत ने स्पष्ट कहा है कि स्वाध्याय, गुरु सेवा आदि ये सब भाव बुद्धि व मेधा की शक्ति को बढ़ाने वाले होते हैं। भोजन जीर्ण हो जाने पर भोजन करना, मलमूत्र आदि के वेगों को धारण करना, वेगों को धारण न करना, ब्रह्मचर्य व अहिंसा का पालन करना व अति साहस न करना, ये सभी आयुर्वर्धक होते हैं। संक्षेप में रसायन के सेवन से प्रयोजन एवं जो फल प्राप्ति वो कैसे हो सकती है, जैसे दीर्घायु प्राप्ति हो गई, स्मृति, दीर्घायु हो गई, स्मृति हो गई, मेधा, आरोग्य प्राप्ति, यौवन प्राप्ति, वार्धक्य नाश, प्रभावर्धन, वर्ण प्रसादन, स्वर प्रसादन, बलवर्धन, उदार्यवर्धन, धातुवर्धन, इंद्रिय बलवर्धन, वाक् सिद्धि प्राप्ति, कांतिवर्धन, ओजोवर्धन, वीरवर्धन, बुद्धिवर्धन, सत्वोन्नयन, ठीक है, जिसे मनोबल बुद्धि कहते हैं, व्याधिनाश, पराक्रम वर्धन, सौंदर्य वर्धन, सुख ऐश्वर्य वर्धन, ऊर्जा वर्धन, मोक्ष प्राप्ति, दुर्बलता नाशन, अति निद्रा नाशन, तंद्रा नाशन, श्रम क्लम ग्लानि व आलस्य नाशन, अग्निवर्धन, धातु प्रसाधन। तो ये सब जो हैं ये सब वो लाभ हैं जो रसायन के सेवन से प्राप्त होते हैं। सो आई होप आपको रसायन प्रयोग का प्रयोजन एवं फल समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं मानस रोगों में रसायन की उपयोगिता। तो रसायन औषधीय विशेषता मेद रसायन अपने मस्तिष्क शामक गुण, ठीक है, मतलब एंटी एंजाइटी गुण, क्षोभर एंटी स्ट्रेस एडेप्टोजेनिक गुण प्रभाव के कारण मानस रोगों में अति लाभकारी सिद्ध होती है। मतलब कि इनके अंदर एंटी एंजाइटी, एंटी स्ट्रेस एडेप्टोगोनिक जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके कारण ये मानस रोगों में बहुत लाभकारी सिद्ध होती हैं। ठीक है, मेद रसायन औषधियाँ मस्तिष्क में कैटाकोलामिन की मात्रा कम करके मस्तिष्क शामक प्रभाव, मतलब जो ट्रैंक्विलिटी होती है उसको उत्पन्न करती है। ठीक है, अतः इनका ट्रैंकुलाइजर तथा एंटी एंजाइटी औषधियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तथा यह औषधियाँ इन स्थितियों में लाभकारी सिद्ध होती हैं। सो इनके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? एंटी एंजाइटी, एंटी स्ट्रेस, एडेप्टोजेनिक, और इनके अंदर जो कैटाकोलामाइन है, ठीक है, ये औषधियाँ
ये कैटेकोलामाइन्स की मात्रा कम कर देती हैं, जिससे मस्तिष्क में एक प्रकार की ट्रैंक्विलिटी उत्पन्न होती है। ठीक है, और इनका उपयोग ट्रैंक्विलाइजर या एंटी एंजाइटी के रूप में किया जाता है। ठीक, सो ये हो गया मानस रोगों में रसायन की उपयोगिता। फिर इसके बाद देखते हैं रसायन सेवन का लाभ सूत्र। तो आचार्यों ने रोगों को संशोधन कराए बिना रसायन प्रयोग न कराने का निर्देश दिया है। सबसे पहले तो सभी आचार्यों ने बताया कि जब तक रोगी का संशोधन न हो जाए तब तक उसको रसायन का प्रयोग ना कराया जाए। ठीक, रसायन प्रयोग तभी सफल होता है जब रसायन प्रयोग से पूर्व रोगी का संशोधन हो चुका होता है और रोगी को चिकित्सा से विशुद्ध किया जाता है। क्योंकि जिस प्रकार मलिन वस्त्र पर रंग देने पर उस पर रंग नहीं चढ़ता, उसी प्रकार मलिन शरीर मतलब संशोधन किए बिना शरीर में रसायन का प्रयोग कराने से रसायन सेवन से फल की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, फेनोद्गम होता, सिर्फ फेना निकल जाएगा और छूट जाएगा रंग। इसके अतिरिक्त रसायन सेवन से अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए सद्व्रत व स्वस्थ व्रत नियमों का पालन व संयम रखना अति आवश्यक है। जब आप रसायन का प्रयोग कर रहे हो तो उस समय आप सद्व्रत व स्वस्थ व्रत के नियमों का पालन अवश्य रखें। ठीक है, अतः रसायन से पूर्व शारीरिक व मानसिक शुद्धि अति आवश्यक है। रसायन से पूर्व जो है उसमें शारीर को शुद्ध करना होता है और मानसिक शुद्धि भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। तो ये हो गया रसायन सेवन के लाभ सूत्र। सो ये लेक्चर यहीं तक था। आज के लेक्चर में हमने रसायन के बारे में डिस्कस किया। इसमें हम लोगों ने देखा रसायन का ऐतिहासिक महत्व, रसायन प्रयोग का प्रयोजन एवं फल, मानस रोगों में रसायन की उपयोगिता और रसायन सेवन का लाभ सूत्र। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर के दौरान आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन या क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको नई टिप्स और ट्रिक्स प्राप्त होती रहेंगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।